नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ एक बार फिर से कक्षा 10 के समकालीन भारत की जो भूगोल है पाठ्य पुस्तक, उसका पाठ संख्या 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे आज अपन। और बिना समय गंवाए करते इसकी शुरुआत और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो इसका ऑप्शन दे रखा है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य का जो अलवर जिला है, राजस्थान राज्य का जो अलवर जिला है उसके अंदर है जो ये सरिस्का अभयारण्य है। और जो सरिस्का अभयारण्य है उसकी जो खास बात है वो बाघों के अलावा इसको राष्ट्रीय उद्यान भी बच्चों घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय उद्यान भी बच्चों इसे जो घोषित किया गया है। और जो अलवर का ये सरिस्का बाघ अभयारण्य है इसी के अंदर बच्चों ये अपने हरे रंग के जो कबूतर हैं उनके लिए भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो राजस्थान का सबसे छोटा जो आप राष्ट्रीय उद्यान की अगर आप बात करें तो इसी का एक पार्ट है सरिस्का ए करके है, वो है जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, बक्सा टाइगर रिजर्व जिस राज्य में है उसका नाम है। जो भारत का कौन सा राज्य है जिसके अंदर बक्सा बाघ अभयारण्य या बक्सा टाइगर रिजर्व स्थापित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड और केरल। जो इसका सही आंसर है बच्चों वो है इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर है जो बच्चों बक्सा बाघ अभयारण्य यानी बक्सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है या वहां पर बनाया गया है बाघों के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने के लिए। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर है जो बच्चों गिर अभयारण्य है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे जो शेर है उनका प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक घर भी कहा जाता है। उत्तराखंड की बात करें बच्चों तो उत्तराखंड में जो अभयारण्य है वो है जिम कार्बेट है, जो बाघ अभयारण्य है वो इसके अंदर है। अगर केरल की बात करें तो केरल में है बच्चों पेरियार है, जो बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों पश्चिम बंगाल। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है इसका। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र में है? भारत है जो बच्चों आपको पता है प्रकृति को देवता के रूप में मान के हम इसको पूजते हैं। और यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग जो प्रकृति को बचाने के लिए आंदोलन भी हुए हैं, वीर वीरांगनाएं भी पैदा हुई है। उसी का एक ये प्रश्न बनता है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों वो है हिमालयन क्षेत्र का, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, मरुस्थलीय क्षेत्र का या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है हिमालयन क्षेत्र का। जो चिपको आंदोलन है बच्चों अगर उसकी थोड़ी सी बात करें, डिटेल पर बूझ करें अपन, जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत है जो हिमालयन क्षेत्र है, उत्तराखंड वगैरह जो इलाका है बच्चों और हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर 1973 में एक पर्यावरण युद्ध हुए थे। सुंदरलाल जी बहुगुणा है, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। बेसिकली हुआ क्या था कि जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर जो लकड़ी वाले जो ठेकेदार थे उनके द्वारा बहुत ही तेज गति से प्राकृतिक वनों का नाश किया जा रहा था। और वहाँ की जो अमूल्य जो वन औषधि थी उनको बचाने के लिए सुंदरलाल जी बहुगुणा ने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ये है जो चिपको आंदोलन चलाया था और वहाँ की बहुत सारी जो प्राकृतिक वनस्पति उनको बचाया था। इसके अलावा उसी इलाके में टिहरी बांध का भी निर्माण किया जा रहा था बच्चों, टिहरी बांध का। और टिहरी बांध जो बहुत ऊंचा है उसकी वजह से उस आसपास के इलाके की प्राकृतिक जो वनस्पति थी वो भी समाप्त हो रही थी, उनको बचाने के लिए भी इस जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो सही उत्तर है बच्चों उसका हिमालय क्षेत्र का। देखते हैं इसी का अगला प्रश्न कौन सा है।
भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके अंदर स्थायी वनों में है जो सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो बच्चों देखते हैं, पहला ऑप्शन पंजाब, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बच्चों जो कुल वन है, कुल वन का 75% भाग है जो वो बच्चों स्थायी वनों के अंतर्गत आता है, यानी कि सर्वाधिक जो स्थायी वन है वो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और देखते हैं इसी का अगला प्रश्न। प्रश्न एक बार फिर से, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। जो प्रश्न है बच्चों ये है बाघ अभयारण्य और बाघों की जो संरक्षण किया गया है बाघों का, उसके अंतर्गत है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? बाघों को बचाने के लिए है जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दे रखा 1974, 1975, 1973 और 1976। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। एक्चुअली में हुआ क्या बच्चों की जब 1952 में 51-52 में जब सर्वप्रथम बाघों की गणना की गई तो इन बाघों को भारत में लुप्त जो श्रेणी है या लुप्त पशु है उसकी श्रेणी में इसको रखा गया था। तो बाघों की निरंतर घटती चिंता को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में है जो भारत सरकार द्वारा 1972 में वन और वन्य जीव जो है अधिनियम पारित किया गया था और इसी के अंतर्गत है जो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की है जो बच्चों शुरुआत की गई थी। इसके लिए बाघों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनके अंदर से अलग से परियोजना शुरू करके बाघों को प्राकृतिक आवास दिया गया और उनकी घटती संख्या को रोक के संख्या में इजाफा करने का कार्य किया गया था। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो देखते हैं कौन सा है। अगला जो प्रश्न है, भारत में कितने वन क्षेत्र में आरक्षित वन घोषित किए गए हैं? भारत का जो वनों के जो प्रकार है बच्चों आपको पता होगा, रक्षित वन, आरक्षित वन और एक है बच्चों अवर्गीकृत वन। ये जो वन है इसके अंदर जो आरक्षित वन है, ठीक है बच्चों, रिजर्व जो वन है उनका जो कितना प्रतिशत या कितना वन क्षेत्र घोषित किया गया भारतीय वन नीति के अनुसार, तो जो वन नीति है उसके अनुसार तो बच्चों वन होने चाहिए भारत के टोटल भूभाग के 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। लेकिन जो भारत के अभी वर्तमान में है जो आधे से अधिक जो भाग है यानी कि 50% से अधिक भाग पर ही जो वन है, टोटल वनों का जो वन है पाए जाते हैं उनके आधे से अधिक भाग पर है जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं बच्चों आरक्षित वन। तो आरक्षित जो वन है बच्चों वो पाए जाते हैं अपने जो टोटल वन है उनके 50% से अधिक भाग पर, यानी कि आधे से अधिक भाग पर है जो बच्चों आरक्षित वन पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों आपके रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत या परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी जस्ट अपने पिछले प्रश्न में देखा था बच्चों 1973 में है जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और अगला जो है वैसे रिक्त स्थान है, भारत में विश्व की सारी जैव विविध उपजातियों का खाली जगह स्थान पाई जाती। भारत में है जो कुल कितने प्रकार की जीव जंतुओं की जो प्रजातियां पाई जाती है उसके बारे में पूछा गया है। इस मामले में भारत है जो बहुत ही जैव विविधताओं के मामले में बहुत ही संपन्न राष्ट्र है और यहाँ पर है जो लगभग 8% उपजातियां, यानी कि लगभग अगर संख्या की बात करें तो 16 लाख के आसपास है जो उपजातियां भारत के अंदर इनकी
पाई जाती है। जो और इसके अलावा जो भारत की जो जलवायु भी इस तरह की है कि यहाँ पर लगभग विश्व के सभी तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। अगला जो रिक्त स्थान है बच्चों, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? अभी इसकी जस्ट बात करी थी। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसी के अंतर्गत है जो बच्चों आपको पता है 1973 में अभी बात करी थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों, अगला रिक्त स्थान कौन सा है? अगला जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है रिक्त स्थान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। तो यह रिक्त स्थान दिया गया, इसके अंदर एक वृक्ष विशेष या प्रजाति विशेष का एकल रोपण से जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो अन्य जो प्राकृतिक और स्थानीय वन थे वो सभी समाप्त हो गए थे। और वो जो वन था वो था बच्चों, वृक्ष है वो सागवान का था। सागवान दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के अंदर है जो सागवान का बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे स्थानीय वनस्पति को समाप्त करके केवल और केवल सागवान के वृक्ष लगाए गए आर्थिक लाभ के लिए। उसका जो दुष्परिणाम यह हुआ कि वहाँ की जो स्थानीय अन्य जो प्राकृतिक वन और प्रजातियाँ थी वो सभी क्या हो गए बच्चों, समाप्त हो गए। इसलिए अपने को भी ध्यान रखना, अगर अभी हम भी वृक्षारोपण करें तो जो हमारे क्षेत्र विशेष में स्थानीय जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो यहाँ के मूल पेड़ पौधे, उन्हीं की स्थापना करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, न कि जो बाहरी वातावरण के जो अपने इलाके में लगाया चाहे। वैसे अगर राजस्थान की बात करें तो अपने यहाँ पर ज़्यादातर खेजड़ी, पीपल, नीम, इन्हीं का वृक्षारोपण करना चाहिए, न कि अन्य जो ठंडे स्थानों से लाए गए पेड़ पौधों का। अगला जो रिक्त स्थान है वो है बच्चों हिमालयन यव का उपयोग रिक्त स्थान की औषधि बनाने के लिए किया जाता है। जो हिमालय जो यव एक प्रकार की ये घास है बच्चों, इसका उपयोग है जो कैंसर यानी कर्क रोग जो है बच्चों उसके इलाज के लिए जो ये यव है इसका उपयोग किया जाता है। जो ये हिमालयन यव है इसमें से एक टैक्सोल नामक जो एंजाइम है वो निकाला जाता है और उससे भारत विश्व के अनेक देशों के अंदर कैंसर नामक इस भयानक रोग का भी इलाज किया जाता है। अगला रिक्त स्थान देखते हैं बच्चों, अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान है भारत के कुल रिक्त स्थान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है। जो भारत के कुल कितने भूभाग प्रतिशत भूभाग पर जो है वन स्थित है वो है बच्चों लगभग 24.56% जो भाग है उसके ऊपर भारत के टोटल भूभाग का 24.56%, लगभग 25% भाग पर ही वन उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न निकालते हैं, अगला जो प्रश्न है बच्चों आपके वन लाइनर लघुतरात्मक प्रश्न है 20 शब्दों वाले, उनका उत्तर देना आपको कि विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक परियोजना का नाम बताइए। जो विश्व में जितनी भी प्राकृतिक जीवों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए जो परियोजनाएं चल रही है उन सभी में से विश्व की जो बेहतरीन सबसे अच्छी जो परियोजना है उनमें से एक परियोजना का नाम बताना है और वो है बच्चों अपने भारत की, और उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। और जो अगला प्रश्न है बच्चों वो देखते हैं कि जैव विविधता, जो जैव विविधता है की दृष्टि से भारत धनी देश है, स्पष्ट कीजिए। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत बहुत ही संपन्न है, क्योंकि यहाँ पर भारत के सभी कोनों में जो विश्व की जो जलवायु पाई जाती है वो सभी जलवायु के कुछ कुछ रूप यहाँ पर पाए जाते हैं और उन जलवायु में पाने जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्रश्न है जैव विविधताओं की दृष्टि से भारत धनी देशों में से एक है, स्पष्ट कीजिए कि भारत में जो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी देश है, क्योंकि यहाँ पर लगभग विश्व की
कुल जैव जो उपजातियां हैं उनका 8% यानी कि लगभग 16 लाख के जो आसपास की संख्या में ये जो जैव उपजातियां पाई जाती है। जो विश्व में जो कुल उपजातियां हैं जो पाने वाली है उनका लगभग 2 से 3 गुना की संख्या में भारत के अंदर है जो जैव उपजातियां पाई जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न राष्ट्र है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न इसका। नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? ये है राष्ट्रीय जो आरक्षित क्षेत्र है, बायो रिजर्व बोला जाता है इसे, बायोस्फीयर रिजर्व। वो किस राज्य में स्थित? जो नोकरेक है जो इसे कई जगह आपको नॉरकेक भी लिखा मिलेगा। ठीक है बच्चों, जो इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय के अंदर आपको पता है बच्चों गारो जो पहाड़ियां हैं, जो गारो पहाड़ियां हैं उसके अंदर है जो ये नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है। और गारो पहाड़ियों में भी जो इस क्षेत्र की खास बात है जो यहाँ पर जीव पाए जाते हैं वो है बच्चों लाल पांडा, एशियाई हाथी और गिफून करके एक गिफून प्रजाति का बंदर यहाँ पर विशेष तौर पे पाया जाता है। इसी के लिए ये जो नौकेक है जो राष्ट्रीय जो बाघ रिजर्व है या बायोस्फीयर क्षेत्र है वो जाना जाता है। इसके लिए खास बात यह है कि यहाँ पर लाल पांडा जो बिल्कुल ही विश्व में विलुप्त की श्रेणी में डाला गया, उसका पुराना घर हुआ करता था। वर्तमान में बहुत ही कम मात्रा में है जो वहाँ पर ये दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अगला जो प्रश्न है बच्चों उद्यान से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल जो पार्क है उसकी परिभाषा क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र या वो इलाका है जहाँ पर वनस्पति जगत और पशु जगत को उनके प्राकृतिक आवास या वास में सुरक्षित रखा जाता है। जब धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगे और उनका जब प्राकृतिक पशुओं का अधिक शिकार होने लगा या वो ह्रास होने लगा तो सरकार द्वारा एक योजना के तहत जो जंगली जानवर है और जो वनस्पति समाप्त हो रही है उनको प्राकृतिक वातावरण प्रदान करके उनको बचाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है, उसे बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान। यानी राष्ट्रीय उद्यान वह स्थान है या वह क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति जगत और पशु जगत को उनके प्राकृतिक वास में सुरक्षित रखा जाता है और उनको बचाया जाता है और आने वाली जो जनरेशन है अपनी बच्चों उनको उनके लिए बचा के रखा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है इसका। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है भारतीय शेर के प्राकृतिक आवास का नाम बताइए। जो इंडियन जो लायन है उनका जो प्राकृतिक आवास की बात करें तो इससे पहले वाले प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि गुजरात का जो गिर क्षेत्र है, गिर वन क्षेत्र, वहाँ पर एशियाई जो शेर है उनका वो प्राकृतिक और मूल स्थान माना जाता है। वहाँ पर आप कभी देखने जाओगे तो आपको मिलेगा कि वो रात्रि के समय जो आसपास के उसके वन क्षेत्र में गांव है वहाँ पर आराम से निर्बाध रूप से घूमते हैं और अपना जो उनका प्राकृतिक वातावरण है उनको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उनके आवागमन में ज़्यादा दखलंदाजी भी नहीं की जा रही है। तो प्रश्न ये है कि भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात का गिर वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों जैव भंडार क्या है?
जैव भंडार क्या है? जिस प्रकार से भूमि पर खनिज भंडार पाए जाते हैं, मानव भंडार भी है, उसी प्रकार से जैव भंडार की बात करें तो जैव भंडार वो है, वो अति विस्तृत वन भूमि जिसमें देश के पेड़ पौधे तथा जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं, वो होता है जैव भंडार। जिस प्रकार से मनुष्य को रहने के लिए उसको प्राकृतिक आवास और एक सामाजिक वातावरण चाहिए, वहाँ पे आसानी से रह सके, अपनी प्रगति कर सके, अपनी संतति उत्पन्न कर सके, और उसी प्रकार से है जो जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति है उनको भी है जो अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, और जहाँ पर वो रहते हैं जंगलों वगैरह में, वहाँ पे मनुष्य की आवाजाही कम से कम हो या निर्बाध रूप से वो रह सके, वो कहलाते हैं बच्चों जैव भंडार। ठीक है, जो प्राकृतिक आवास, खास तौर पे ध्यान रखना बच्चों, प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना है। अगर प्राकृतिक आवास नहीं होंगे तो वहाँ पर जो वनस्पति है या पशु पक्षी है वो वहाँ पर रह नहीं पाएंगे और वो उस स्थान को धीरे धीरे छोड़ देंगे या वहाँ से वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो आपके लिए मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन की बात करें बच्चों तो मैंग्रोव वनस्पति वो वनस्पति होती है जो जहाँ पर डेल्टा वगैरह क्षेत्र होते हैं या दलदली इलाका होता है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वनस्पति के रूप में जाना जाता है, इस वर्ग में रखा जाता है। तो उत्तर इसका तट के सहारे वे नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगर भारत में मैंग्रोव वन की बात करें भारत के अंदर अपन, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं बच्चों वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है बच्चों उसके अंदर ये पाए जाते हैं, और जो गंगा नदी का डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। ये सुंदरी वृक्ष ये मैंग्रोव वन की एक प्रजाति है, सुंदरी वृक्ष। और इन्हीं सुंदरी वृक्षों में अगर बात करें अपन तो रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक घर भी ये कहा जाता है या प्राकृतिक आवास भी यह कहा जाता है। इसके अलावा अगर भारत में मैंग्रोव वनस्पति की और बात करें पश्चिम बंगाल के गंगा डेल्टा के क्षेत्र के अलावा, तो जो दलदली क्षेत्र है मैंग्रोव उसके अंदर भारत का जो दूसरा स्थान आता है बच्चों वो है कच्छ का रण। कच्छ के रण के क्षेत्र में भी जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, तो वो है मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वन की बात हो गई बच्चों दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले या खारे पानी में पाए जाने वाले वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये बच्चों बड़ा प्रश्न है। प्रश्न है बच्चों आपका वो बड़ा प्रश्न है, वनों एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों जरूरी है? वन और वन्य जीव संरक्षण किस लिए जरूरी है? जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है वनों एवं वन्य जीवन की विविधता बनी रहती है और हमारे जीवन और मृदा में बने रहते हैं। अगर वन्य जीवों का संरक्षण करना है और वन्य जो वनस्पति का संरक्षण करेंगे तो हमारे जीवन और विविधता रहेगी और जो है भूमि में भी वो बने रहेंगे। इसके विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जर्जिस जेनेटिक विविधता का संरक्षण मिलता है। अगर वन और वन्य जीवों का हम संरक्षण करते रहेंगे बच्चों तो जितनी भी वनस्पति और जो जातियां हैं वनस्पति जगत में उन सब जातियों और पशुओं में जेनेटिक आनुवंशिक जो विविधता है वो भी बनी रहती है और उनका संरक्षण मिलता है, जिससे वो जो जीव है वो उनकी संतति करते हैं और उसी ब्रीड में उसी नस्ल में वो अगली पीढ़ी के अंदर भी वो ट्रांसफर हो सके। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो देखते हैं। समुदाय द्वारा संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। भारत में वनों के संरक्षण जो समुदाय है संरक्षण के लिए उसके द्वारा जो
जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनके द्वारा क्या संरक्षण के उपाय किए गए। इससे पहले अपन ने बात भी की है, वनों के समुदाय के संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगर राजस्थान की बात करें तो अमृता बिश्नोई थी, उनके द्वारा खेजड़ली अभियान भी किया गया था खेजड़ी को बचाने के लिए। ऐसे ही अनेक से उदाहरण हैं जो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे उनको बचाने का कार्य करते हैं। इसमें जो उत्तर देखते हैं इसके अनुसार समुदाय द्वारा क्या क्या उपाय किए गए। भारत में वनों के संरक्षण में समुदाय द्वारा उल्लेखनीय जो कार्य किए गए हैं, राजस्थान के अलवर की बात करें तो राजस्थान के अलवर में 5 गांवों का जो समूह है, जो 5 गांव है एक इलाके के, वहां के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी के नाम से घोषित कर दिया। यानी कि जो राजस्थान का अलवर है वहां पर भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी और वहां पे बहुत सारे जैव विविधता पाई जाती है। स्थानीय लोगों ने बिना सरकार की मदद के जो 5 जो गांव है, जो उन्होंने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को सुरक्षित घोषित कर दिया। उन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लकड़ी काटना, खनन कार्य करना या कोई भी व्यापारिक गतिविधियां करना गांवों के द्वारा ही, गांव के लोगों द्वारा ही उनको संरक्षित कर दिया गया है। इस प्रकार से जो प्राकृतिक वातावरण को बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है आम जनता का। ये उदाहरण इस प्रकार उदाहरण दिया। इसके अलावा विभिन्न जनजातीय समुदाय आज भी पुराने समय की तरह ही प्रकृति के पुजारी हैं और वनों के मूल एवं कौमार्य रूप को बचाकर रखते हैं और इन्हें देवी देवताओं के वन मानकर इनकी पूजा, रक्षा, संरक्षण करते हैं। अगर अपन बात करें तो जो अपने वेद और जो पौराणिक ग्रंथ है उन सभी में जितने भी प्राकृतिक जो तत्व है उन सभी को देवी देवता के रूप में पूजा जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। अगर जैसे पीपल को नहीं काटते, उसके औषधीय गुण के कारण नीम को नहीं काटा जाता है, ठीक है। और जो भी पशु पक्षी है उनको भी उनके औषधीय और उनके प्रभावशाली गुण के कारण उनको देवता या देवी के रूप में उनका आश्रित या निवास मान के उनका संरक्षण किया जाता है। और इसके अलावा हिमालय का जो चिपको आंदोलन है, मैंने आपको बताया बच्चों, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिपको आंदोलन। इस प्रकार से जो समुदाय है, जो आम लोग हैं, उनके द्वारा अलग अलग रीति रिवाज या अपने सामाजिक और जो जीवन है, राजनीतिक सामाजिक जीवन के अंदर उनको स्थान देकर उनका संरक्षण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, संकटग्रस्त जो जातियां उन पर संक्षिप्त टिप्पणी। यूनाइटेड नेशन के जो एक अलग से विभाग है उसके द्वारा रेड डाटा बुक एक जारी की जाती है, लाल आंकड़ों की किताब। उसके अंदर विश्व में जो प्रजातियां, पशु हो चाहे पक्षी हो, किस प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां जो संकट हो रही है, वर्तमान में दिख नहीं रही है काफ़ी समय से या लुप्त हो चुकी है, उनके ऊपर है जो टिप्पणी है कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है और संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। यदि विषम परिस्थितियों में अभी भी जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। यानी कि वो जातियां जिनके संकट होने का खतरा है, अभी कगार पे खड़ी है, अगर उनको संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में बिल्कुल ही वो समाप्त हो जाएगी। उसके अंदर जो प्रमुख है बच्चों वो है, देखो, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगई अर्थात मणिपुर का हिरण। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। वर्तमान समय में भारत की जैव विविधता खतरे में है, उदाहरण देकर समझाइए। वर्तमान में जो लगातार औद्योगिक जो विकास हो रहा है उसके अनुसार पर्यावरण पर जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से भारत की जो जैव विविधता बहुत ही विशिष्ट माना जाता है उस पर खतरा है। उसके लिए जो उत्तर है, पर्यावरणविद द्वारा ये लगाए गए अनुमानों से ज्ञात होता है कि भारत में कम से कम 10% जंगली पेड़ पौधे तथा 20% स्तनधारी खतरे में। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 10% जंगली पेड़ पौधे और 20% स्तनधारी जो पशु हैं उनकी जो जीवन पर अभी खतरा मंडरा रहा है। इनमें से अनेक प्रजातियों को वर्तमान में संकटानापन जो श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके बिल्कुल ही विलुप्त होने के कगार पर है। अगर जल्दी संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में मात्र किताबों और चलचित्र में ही वो अपन देख पाएंगे। उसके अंदर जो प्रमुख है, चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतेदार उल्लू। और इसी में 1952 में है जो चीता जो लुप्त घोषित कर दिया गया है और वर्तमान में सरकार द्वारा केन्या से भी है जो अफ्रीका क्षेत्र से चीते लाकर भारत के राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। उसके अलावा है जो पेड़ पौधों की बात करें तो मधुका, इग्नेसिस महुआ जो है जंगली पौधा, उसकी एक किस्म है। हुबर्डिया, हेप्टान्यूरो घास की प्रजाति आदि अनेक प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी है। और आज अगर हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट पौधे भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि कब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। अर्थात भारत सरकार को या आम लोगों को सोचना चाहिए कि बड़े जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ में जो छोटे जो पेड़ पौधे और जीव जंतु उनको भी बचाकर रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों,
भारत में वनों के प्रकार के क्षेत्र बताते हुए वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ को है जो उल्लेखित कीजिए। भारत में जो वनों के प्रकार हैं, वन और वन्य जीव संसाधन को संरक्षित करना जरूरी है और इसके प्रबंधन, नियंत्रण और आदि सब चीज़ों पर सरकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है जो प्रभाव रहता है। प्रकार बताते हुए वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ का उल्लेख। वन और वन्य जीव जो संसाधन है उनको संरक्षित करना है और उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिन होता है। और भारत के अंदर जो अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन है या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का वन विभाग के अधीन है। जो इस प्रकार जिनका प्रबंधन है आधे सरकार के पास है और कुछ समुदाय के पास है। उसी में अगर देखते हैं कि वनों के प्रकार, जो भारत सरकार द्वारा जो वनों को बांटा गया है वो है बच्चों, सर्वप्रथम आरक्षित वन। देश के अधिक से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र के घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्रजातियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों का सबसे अधिक मूल्यवान माना गया। जो भारत के आरक्षित वन है वो आधे से अधिक मात्रा में है, 50% से ज़्यादा मात्रा में आरक्षित वन पाए जाते हैं और भारत की सबसे मूल्यवान वनों में भी इनको रखा जाता है। आरक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। सरकार की अनुमति से ही इसके अंदर कुछ कार्य किया जाता है। बाकी पेड़ पौधों के काटना, उसके अंदर वनाचारण, पशुचारण कुछ भी अलाउ नहीं है। और जो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जो महाराष्ट्र के हैं, कुल वनों में सबसे बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का ही है। और जो दूसरा वनों का प्रकार है बच्चों वो है रक्षित वन। रक्षित वन है जो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 एक तिहाई हिस्सा है जो रक्षित वनों का। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, प्रोटेक्ट है। इनका रखरखाव इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों के बचाव के लिए किया जाता है। और साथ ही भारत में बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के कुल वनों में रक्षित अनुपात अधिक है। जो ये राज्य है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इनमें रक्षित वनों का प्रतिशत अधिक है और भारत के कुल वनों का 1/3 भाग भी रक्षित वनों का ही है। जो अगला जो वन है बच्चों वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन देश के अन्य सभी प्रकार के वन व बंजर भूमि जो कि सरकार, व्यक्ति, समुदाय के स्वामित्व में है, उनकी देखरेख, ये अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर क्षेत्र है जो अवर्गीकृत वन है और स्थानीय समुदाय द्वारा प्रबंधन में लागू किए जाते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल बनता है, अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और गुजरात के अंदर। और जो इनका जो प्रबंधन है वो सरकार के पास है या फिर कुछ व्यक्ति या समुदायों के अंतर्गत इनका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे पार्ट वन और वन संसाधन के, आपको आशा करते हैं पसंद आए होंगे और इनको एनालिसिस किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराने जो एग्जाम है उनके अंदर आ रखे प्रश्न को ही इनके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। नमस्कार।